हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है हिंदी में ISPCS चैनल में। तो दोस्तों, अभी 24 मई 2026 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है और ये उसका क्वेश्चन पेपर है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। ये सेट ए है। साथ ही मैं आपको आंसर की भी है मेरे पास, तो आपको आंसर्स भी बताऊंगी साथ में। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग बिलावल से मेल है? तो यहाँ पूछा गया है कर्नाटक संगीत के बारे में। ये आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। इसका सही ऑप्शन डी है, धीर शंकराभरणम। तो आपको आर्ट एंड कल्चर, जो कि नितिन सिंघानिया की बुक है, उसमें ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगला है, हिल्टन यंग कमीशन द्वारा कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपए स्टर्लिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कारण से अंगीकार किया गया था? तो ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और हिल्टन यंग कमीशन के बारे में पूछा गया है। इसका सही आंसर ए है, यानी भारत से प्रेषित धन के प्रवाह में सहायता देने और भारत की ऋण पात्रता को बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी एंशियंट हिस्ट्री का है, यानी प्राचीन इतिहास का। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, पाली ग्रंथों में कहापड़, निक्खा, कंस और काकड़िका जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट हैं। तो ये कहापड़, निक्खा, कंस, काकड़िका ये सिक्कों के प्रथम संदर्भ हैं जो कि पाली ग्रंथों में दिए गए हैं। दूसरा कथन है, पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त आहत सिक्कों के पुरातात्विक प्रमाण द्वारा होती है। इन सिक्कों में से अधिकांश चांदी से बने हैं। तो उपयुक्त ये जो कथन हैं दोनों, निम्नलिखित में से किनसे इसका संबंध है? शहरी जीवन के उद्भव से या दूसरा मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण से? तो थर्ड का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों से ही। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन मंदिरों में नागर शैली के शिखर हैं? तो इसका ऑप्शन है बी, सेकंड एंड थर्ड। तो हुची मल्लीगुड़ी मंदिर एहोल और दशावतार मंदिर देवगढ़, इन मंदिरों में नागर शैली के शिखर मौजूद हैं। ये आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना पड़ेगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व के 4 मुख्य रूपों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी जो जैन धर्म है उसमें से 4 मुख्य रूपों में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है बी, यक्ष, अर्धदेव, ये जैन धर्म में सम्मिलित नहीं है। बाघ गुफाओं में विद्यमान हल्लीसालस्य चित्र क्या प्रदर्शित करता है? ये ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसका आंसर है ए, जो बाघ की गुफाएं हैं उसमें जो हल्लीसालस्य चित्र है वो एक आनंदमय लोक नृत्य प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर 7वां क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय मान पद्धति के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये भी आपका एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो भारत में स्थानीय मान पद्धति यानी प्लेस वैल्यू सिस्टम का सर्वप्रथम उत्कीर्ण अभिलेखीय उपयोग, यानी जो शिलाएं होती हैं उन पर जो लिखे जाते हैं शिलालेख, अभिलेख, उनका उपयोग गुजरात की मनकड़ी पट्टिकाओं में मिलता है। दूसरा है, नवीं शताब्दी में संपूर्ण भारत में उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान सामान्य हो जाते हैं। तीसरा, दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृत के उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मिलते हैं। तो इसका आंसर डी है, 1, 2 और 3 तीनों ही ये सही है। स्थानीय मान पद्धति के संबंधित ये तीनों ऑप्शंस, तीनों कथन सही हैं। फिर है, हड़प्पा नगरों में पुरातात्विक खोजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो घरों में तकली की प्रचुर उपलब्धता है किंतु चरखे अनुपलब्ध हैं। सेकंड है, अनशांकित बाट और मापन पैमानों की खोज हुई है। और थर्ड है, अपेक्षाकृत रूप से विस्तृत प्रांगण के चारों ओर, यानी प्रांगण होता है आंगन, तो आंगन के चारों ओर अधिकतर पकी हुई ईंटों से निर्मित घर मिले हैं जिनके अपने कुएं हैं, स्नान करने के चबूतरे हैं और बड़े कमरे हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि 1 और 2। तो उपयुक्त कथनों में से जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं वो है,
कथन एक संकेत करता है कि कताई घर पर किए जाने वाला एक श्रम साध्य कार्य था, और कथन 2 हड़प्पा के लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार की ओर संकेत करता है। तो ये भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब एक मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड 9th क्वेश्चन, एका आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है। बारदोली सत्याग्रह भू राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध एक अभियान था, जबकि एका आंदोलन लगान की अत्यधिक वसूली के विरोध में था। फिर 10वां क्वेश्चन है ऋग्वेद काल के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार आए हैं। तो ऋग्वेदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कूपों से की जाने वाली सिंचाई ने कृषि को पलावनीय मैदानों और नदी किनारों की पट्टियों से दूर वर्तमान पंजाब और हरियाणा के मैदानों में विस्तृत होने का अवसर दिया, जहां भूमिगत जल स्तर सतह के पर्याप्त समीप था। दूसरा है कूपों से पानी निकालने के लिए भारवाही पशु शक्ति का प्रयोग किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी केवल 1 और 3। तो उपयुक्त कथनों का समर्थन करती है। ऋग्वेद में पानी निकालने के लिए अश्म चक्र, पत्थर की गिरनी और अहाव पट्टी से कसा हुआ लकड़ी का डोल के उपयोग के साक्ष्य हैं, और ऋग्वेद से पहले भी भूमि को जोतने और गाड़ियों को खींचने के लिए बैल का उपयोग का इतिहास मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है अत्यंत नूतन प्लीस्टोसीन काल में या तो यमुना कभी सिंधु में प्रवाहित होती थी या फिर सतलज यमुना में प्रवाहित होती थी, तथा इनमें से किसी एक की प्रमुख सहायक नदी या तो गंगा से सिंधु में अथवा इसके विपरीत स्थानांतरित हुई थी। तो इनमें से कौन से उपयुक्त कथन के आधार हैं? इन ऊपर जो कथन दिया गया है उसका आधार बताना है। तो इसका आंसर है डी, यानी 3rd। सिंधु और गंगा दोनों नदी प्रणालियों में डॉल्फिनों की समान प्रजातियों की उपस्थिति। 12th क्वेश्चन है प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति विद्या में रिक्त स्थान क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है बुद्ध का ध्यान। बौद्ध मूर्ति विद्या में बुद्ध का ध्यान दर्शाता है, रिक्त स्थान बुद्ध का ध्यान दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से नदियों के प्राचीन और आधुनिक नामों के युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? वितस्ता का चिनाब, अक्सिनी का झेलम, परुषिणी का रावी, यवयावती का ब्यास। तो इसका आंसर है सी, केवल 3, परुषिणी का रावी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अमरावती स्तूप और उसकी उद्भृत मूर्ति कला के बारे में कौन से कथन सही हैं? यह निचली कृष्णा घाटी में स्थित था। भारत में आकार की दृष्टि से सांची स्तूप के बाद इसका ही स्थान था। तीसरा है अमरावती मूर्तिकला शैली का परवर्ती दक्षिण भारतीय मूर्तिकला पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसकी रचनाओं को श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया ले जाया गया था। तो इसका आंसर है बी, केवल 1 और 3। तो अमरावती के स्तूप और जो उसकी मूर्तिकला है उसमें यह निचली कृष्ण घाटी में स्थित था और अमरावती मूर्तिकला शैली का परवर्ती दक्षिण भारतीय मूर्तिकला पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम में राजा और उसकी वंशावली के निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर बी है, केवल 2, यानी कि उदयन जेरल चोल का था, यह सही नहीं है। बाकी सेन गुट्टुवन चेर राज्य के थे, चेर वंशावली के थे, और नेदुनजेलियन ये पांड्य वंशावली के थे। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस ज़्यादातर आए हुए हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारकों का योगदान रहा? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 1, 2 और 4, यानी बोस महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में विफल रहे, कांग्रेसी वामपंथियों में एकता नहीं थी और वे बोस को समर्थन देने में विफल रहे, एमएन रॉय के समर्थक और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने बोस को समर्थन देने की अपेक्षा कांग्रेस की एकता को वरीयता रही। तो ये सभी कारण रहे। 17th क्वेश्चन, 1856 में अवध के समामेलन
के तत्काल बाद अवध में ब्रिटिश नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से सही कथन कौन कौन से हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी केवल 2 और 3। तो तालुकदारों को भारी व्यक्ति मानते हुए 1856 में संक्षिप्त राजस्व बंदोबस्त किया गया था, ये वाला सही है। और थर्ड, ब्रिटिश तालुकदारों को हटाकर कृषकों से सीधे राजस्व लेने में विश्वास करते थे, ये भी ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित अभिकथन पर विचार कीजिए। समुदाय पर आधारित राजनीतिक गठबंधनों की उत्पत्ति 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के मूल स्वरूप में निहित थी। तो कौन कौन से कथन उपयुक्त अभिकथन का समर्थन करता है? इसका आंसर है डी, यानी तीनों सही है। इन सुधारों ने पृथक निर्वाचक मंडलों के सिद्धांत को बनाए रखा और विस्तृत किया। दूसरा, पृथक निर्वाचक मंडलों का उद्देश्य सशक्त होते भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना था। और तीसरा, वंचित वर्ग पृथक निर्वाचक मंडलों में अंतर्निहित हितों के लिए एकजुट हुए। ये तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने का प्रतिनिधित्व करते थे? तो इसका आंसर है डी, जयपुर अथरौली घराना से संबंधित थे ये। क्वेश्चन नंबर 20, क्षेत्र पत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड शब्द निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उद्भूत है? इसका आंसर है बी, अथर्ववेद। ये शब्द अथर्ववेद में उद्भूत है। क्वेश्चन नंबर 21, जलवायु परिवर्तन पर भारत की अनुक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे पहले के जो 20 क्वेश्चन थे वो सभी के सभी प्राचीन या आधुनिक इतिहास से संबंधित थे। अब ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है, ये पर्यावरण टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहला कथन है, भारत की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए एक निर्णायक साधन है। दूसरा कथन है, दिसंबर 2024 में प्रस्तुत की गई भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट में 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में लगभग 8% कमी दर्ज की गई है। तो दोस्तों, अगर आप एक बात सोचेंगे, 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो उस हिसाब से देखें तो अगर किसी ने रिपोर्ट नहीं भी पढ़ी है तो भी ये हम अगर कॉमन सेंस लगाएं तो ये सही हो सकता है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो काफ़ी ज़्यादा लाइट्स की या फिर एसी वगैरह हैं वो सब नहीं चले, तो ग्रीन हाउस गैस में कटौती आई। थर्ड है, जलवायु अनुकूलन क्लाइमेट रेजिलिएंट विकास अनिवार्य रूप से उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों की त्वरित और अल्पकालिक उपलब्धि पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी 1 और 2, यानी कि एक कथन 1 और 2 द्वारा अनुभाविक रूप से समर्पित है और कथन 3 कथन 1 में निहित दृष्टिकोण का खंडन करता है। क्वेश्चन नंबर 22, वेस्टर्न हुलॉक गिबनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, पूर्वोत्तर भारत में एक अभयारण्य इस वानर जाति का घर है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में लुप्तप्राय रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा है, उनके पास विशिष्ट बाहुगमन की क्षमता है और वे आसानी से पेड़ों के बीच छूट सकते हैं। तीसरा है, गोरिल्ला की भांति वे मजबूत और स्थूलकाय होते हैं, तथापि वे असाधारण रूप से फुर्तीले वृक्षारोही हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन से, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु अनुकूलन के संदर्भ में गरान यानी मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण हेतु तर्काधार की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, गरान ज्वारीय ऊर्जा को कम करते हैं और अलवण जल का संचयन करते हैं, जो उन्हें लवणीय ज्वार नदमुखी कटिबंधों में धान की खेती के लिए आदर्श स्थल बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, यानी केवल 3। तो इसमें जो सही व्याख्या की गई है वो है 3 के द्वारा, यानी ज्वारीय लहरों को सहन करने तथा जैव मात्रा संसाधनों को उपलब्ध करवाने के माध्यम से गरान प्राकृतिक जैव ढाल और ग्रामीण समुदायों के लिए जीविका के आधार दोनों रूपों में कार्य करते हैं। तो क्लाइमेट रेजिलियंस के संदर्भ में हमें बताना था कि मैंग्रोव
जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उनके लिए क्या कौन सा व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 24, विझेनझाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पतन भारत के समुद्री व्यापार और संभार तंत्र यानी लॉजिस्टिक्स में संरचनात्मक परिवर्तन किन रूपों में निरूपित करता है। तो इसका आंसर है डी यानी केवल 3, यानी कि अपनी प्राकृतिक गहराई और रणनीतिक अवस्थान का लाभ उठाते हुए विदेशी यानांतरण, पतनों पर निर्भरता को कम करना, राजस्व बढ़ाए रखने को बढ़ाना और क्षेत्रीय समुद्री व्यापार में भारत को पुनः स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित सूचना के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप की नदी को पहचानिए। तो इसमें 4 कथन दे रखे हैं। इसका एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है, 3 देशों से होकर बहती है, इसका उद्गम तिब्बत के पठार में है, इसकी कोई वितरिका नहीं है। तो इसका आंसर है सी। अगर आप सतलज मैप में सतलज को देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से इसे समझ पाएंगे कि इसका उद्गम जो है तिब्बत के पठार में होता है और ये सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है। इसका एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है, ये 3 देशों से होकर बहती है और इसकी कोई वितरिका नहीं है। तो यहाँ ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर है सी यानी सेकंड और थर्ड सही नहीं है। यानी फर्स्ट वाला सही है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संख्या में अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 27, मंगोलिया से प्रत्येक वर्ष नागालैंड के दोयंग झील में अमूर बाजों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर है ए यानी केवल एक सही है कि यह दर्शाता है कि कैसे निरंतर स्थानीय संरक्षण प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षियों के आगमन और संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास पहल के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। क्वेश्चन 28 का आंसर है डी यानी केवल 3 कि एकीकृत कृषि प्रणालियों के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना और जलवायु संबंधी जोखिमों का न्यूनीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 29, वैश्विक वस्त्र उद्योग में एरी रेशम सिल्क के लिए ऑको टैक्स प्रमाणन प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर है सी 1 और 2 दोनों, यानी यह भारतीय निर्यातकों को रसायन मुक्त उत्पादों को अधिक महत्व देने वाले उच्च स्तरीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है और दूसरा यह पुष्टि करता है कि एरी रेशम यानी सिल्क अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरण गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है, जिससे प्रीमियम पर्यावरण सचेतन बाजारों में से प्रवेश का अधिकार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले जहाज़ों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए होर्मुज जलमरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करना होता है। तो इसका आंसर है बी यानी 1 और 3 बहरीन और कतर। तो जो हिंद महासागर तक पहुंचेंगे उन्हें बहरीन और कतर से होकर गुजरना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31, तुंगू राहुआ ज्वालामुखी जिसे वर्ष 2025 में यूनेस्को द्वारा एक वैश्विक भू उद्यान ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया गया था, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ए इक्वाडोर। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2025 में इसे यूनेस्को में घोषित किया गया है, तो ये इक्वाडोर देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, माधव राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 32 का सही आंसर है बी यानी 1 और 2 सही है। इसे वर्ष 2025 में भारत का बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और दूसरा सांख्य सागर जिसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया इस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर है बी यानी 1 और 2। इस जलवायु को आर्द्र उष्ण कटिबंधीय तटीय जलवायु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और दूसरा यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक लक्षण अथवा परिघटना
भारतीय प्रायद्वीपीय खंड से संबद्ध है। इसका सही आंसर है बी 1 और 2। तो विवर्तनिक क्रियाओं के कारण पश्चिमी तट के भागों का जलमग्न होना, और दूसरा अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएं जैसे वेलिकोंडा पहाड़ियों और महेंद्रगिरी पहाड़ियों की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार के सागरमाला कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1 एंड 2। 1 एंड 2 हम देख लेते हैं। कथन 2, कथन 1 में परिकल्पित रणनीतियों की प्रभाविता को परिपुष्ट करता है, और दूसरा कथन 3 कथन 1 के लक्ष्यों को भविष्योन्मुखी नवाचार ढांचे में अंतर स्थापित करने के माध्यम से उन्हें विस्तारित करता है। ये इसके 3 कथन दिए गए हैं जो सागरमाला कार्यक्रम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, रिंकोस्टाइलिस रेटुसा फॉक्सटेल ऑर्किड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर भी बी है 1 और 3, यानी ये जो फॉक्सटेल ऑर्किड है यह एक अधिपादपीय ऑर्किड है और यह अरुणाचल प्रदेश और असम का राज्य पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 37, ताई अहोम राज्य द्वारा निर्मित और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित मोई दामों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर है सी, यानी केवल 3। वे राजवंशियों, रॉयल और अभिजातों नोबल के समाधि स्थल बोरियल ग्राउंड थे। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांस में जून 2025 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने समुद्री और महासागरीय मुद्दों, विशेष रूप से समुत्थानशील आजीविका और ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन हेतु संधारणीय मत्स्य पालन और जल कृषि पर सशक्त विचार व्यक्त किए। तो इनमें से कौन सा सही है? तो 38 का आंसर है बी, यानी बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन। तो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रस्तावित बेहतर 4 में ये 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39, तुर्काना झील के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 39 का आंसर है बी, यानी केवल 1 और 3। तो तुर्काना झील के संदर्भ में यह कथन कि यह विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है, ये सही है, और यह झील यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है और इसे जेड सागर के रूप में भी जाना जाता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रथम प्लान वीवो प्रमाणित वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन का न्यूनीकरण यानी रेड प्लस परियोजना है? इसका सही आंसर है सी, खासी पहाड़ी समुदाय रेड प्लस परियोजना। क्वेश्चन नंबर 41, आनुवंशिक चिकित्सा जेनेटिक मेडिसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर है सी, यानी केवल 1 और 2 सही है। आनुवंशिक चिकित्सा रोग के लिए उत्तरदायी खराब जीन को सही करती है, और दूसरा निर्मित विषाणुओं यानी वायरस और लिपिड नैनोकणों का प्रयोग निर्मित विषाणुओं यानी वायरस और लिपिड नैनोकणों का प्रयोग आनुवंशिक चिकित्सा के वाहक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, यंत्र अधिगम यानी मशीन लर्निंग में प्रयुक्त लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिन्हें LLM कहा जाता है के संबंध में कौन से सही हैं? तो 42 का आंसर है बी, केवल 1 और 2। वो LLM निकटस्थ संभावित शब्दों के लिए प्रायिकताएं निर्दिष्ट करते हैं और तत्पश्चात सर्वोच्च प्रायिकता वाले शब्द को चुनते हैं। दूसरा, LLM पूर्वानुमान संबंधी त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए गणितीय इष्टतमीकरण के माध्यम से डेटा का संसाधन यानी प्रोसेस करते हैं। तो नई जो AI वगैरह आए हैं, मशीन लर्निंग आई है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, स्टेल्थ प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये साइंस एंड टेक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है सी, केवल 1 और 2। स्टेल्थ वस्तुओं में अति लघु रेडार अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शन होता है और उन्हें रेडार अवशोषक पदार्थ से विलेपित किया जाता है। इसके अलावा विशिष्ट आवृत्तियों का प्रयोग करके स्टेल्थ वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक विमानों में प्रयुक्त होने वाले ब्लैक बॉक्स के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर है बी, केवल 2 और 3।
वे कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट डेटा दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। उनकी मेमोरी यूनिटों के निर्माण में या तो जंग-रोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर है बी यानी 2 और 3। तो नवीकरणीय ऊर्जा से जनित विद्युत का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। और तीसरा, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी लाना है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी संस्थाओं की भागीदारी में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। तो कौन से सही है कथन? 46 का आंसर है सी, केवल 1 और 2। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र एक स्वायत्त अभिकरण है जिसकी स्थापना निजी संस्थाओं की भागीदारी को सुकर बनाने के लिए की गई है। और दूसरा, अग्निकुल कॉस्मोस ने विश्व में पहली बार 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का उपयोग करके उड़ान का प्रक्षेपण किया। क्वेश्चन नंबर 47, ड्रोन झुंडों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? 47 का सही आंसर है बी, केवल 2 और 3। तो झुंड में सम्मिलित कोई ड्रोन झुंड के अन्य ड्रोनों के साथ संचार कर सकता है। और ड्रोन झुंड के हमले को रोकने के लिए GPS स्पूफिंग सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जीनोम इंडिया परियोजना के संबंध में कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी केवल 2 और 3 सही है। यह परियोजना भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वित्त पोषित है। इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता की सूची तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर है सी, यानी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इसका उद्देश्य 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। और इसके कार्यान्वयन के अंतर्गत संपूर्ण भारत के शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संसाधन में 4 विषयगत केंद्र की स्थापना सम्मिलित है। भारत के डीप ओशन मिशन के संबंध में कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी 2 और 3 सही है कि गहरे समुद्री खोज हेतु 3 लोगों को ले जाने के लिए मत्स्य 6000 को डिज़ाइन किया गया और इस मिशन के अंतर्गत समुद्रयान एक परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 51, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि श्री एक्स एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो किसी विश्व महामारी के दौरान एक निर्णायक टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने पाया कि टीके के वितरण के लिए उत्तरदायी एक निजी सेवा प्रदाता यानी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर लाभ अर्जित करने के लिए गुणवत्ता से समझौता कर रहा है। निहित स्वार्थों के कारण इस मामले को निपटाने हेतु अत्यधिक दबाव होने के बावजूद अपनी जीविका के विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी के दौरान सीखे गए लोक प्रशासन के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने इस मामले को समुचित सतर्कता प्राधिकारी को प्रतिवेदित किया और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उस संविदा को रोक दिया। तो यहाँ पूछा गया है कि एक्स की कार्रवाई, जो श्रीमान एक्स है, उनकी कार्रवाई से लोक प्रशासन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी रूप से प्रदर्शित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है सी, यानी उत्तरदायित्व, यानी कि उन्होंने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे निभाया, अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया। ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 52, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 से 100 तक हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।